अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मिड से पहले जो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम मिड के बाद फाइनल में वहीं से दोबारा रिज्यूम करेंगे। हम मिड में भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट को अपना ग्रोथ और लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 16 के करीब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चाहिए। और ये 16 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट इस तरह है कि अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल और ग्रोथ कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो तो प्लांट अपना ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल तो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है वो काफी लिमिटेड होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ द मिनिमम भी कहते हैं, जिसके मुताबिक अगर तमाम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसकी कमी है, डेफिशिएंसी है, तो प्लांट की ग्रोथ फिर डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होगी, वो उस न्यूट्रिएंट की जिसकी डेफिशिएंसी है। यानी कि वो न्यूट्रिएंट जितना कम होगा, प्लांट की ग्रोथ उतनी ही कम होगी। इसकी मिसाल इस पानी की बकेट से है, जिसमें डिफरेंट किस्म के वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं। अब इसमें बाकी देखें कि तमाम जो प्लैंक्स हैं उनकी हाइट अगर ज्यादा भी है, तो लेकिन इस बैरल के अंदर पानी, कितना पानी आप इसमें डाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो जो वुडन स्टिक जो सबसे छोटी है, क्योंकि वो जितनी छोटी होगी, बाकी का जितना भी आप ऊपर से पानी डालेंगे वो पानी जो है वो बाहर चला जाएगा। तो इसलिए लाफ मिनिमम के मुताबिक बाकी के जितने भी न्यूट्रिएंट अगर मौजूद हैं, अच्छी तरह उनकी अवेलेबिलिटी है, अगर एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ उस पर डिपेंड करेगी। बाकी की ज्यादा भी अवेलेबल हैं तो वो बेमानी हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स कि उन 15 में से कोई भी न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट करने के लिए तमाम 16 के 16 न्यूट्रिएंट जो है वो उसकी हमें जरूरत पड़ती है। अब न्यूट्रिएंट अक्सर जमीन के अंदर अवेलेबल भी होते हैं, सॉरी जमीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो प्लांट अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि साइल के अंदर डिफरेंट किस्म के फिजियोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को की अवेलेबिलिटी को मुतासर करते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो सॉइल की पीएच है। सॉइल की पीएच पीएच के बारे में आप जानते हैं कि ये बेसिकली हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की तादाद को या उनकी कंसंट्रेशंस को जाहिर करता है। तो हमारे कोर अर्थ पे कुछ ज़मीनें जो हैं वो एसिडिक हैं, कुछ जो हैं वो अल्कलाइन हैं, यानी कि उनकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि दुनिया के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो जहाँ पे ज़मीनें एसिडिक हैं, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो सेंट्रल वाले एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादातर अल्कलाइन है। तो जो सॉइल की पीएच है उसका बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबल होने या ना होने पे। तो ये जो आपको ग्राफ देख रहे हैं, इसमें अगर आप गौर करें तो सबसे ऊपर आपको राइट साइड पे आयरन और मैंगनीज नजर आ रही है। तो ये आप देखें, एक्स एक्सेस पे पीएच है, और बिल्कुल लेफ्ट एक्सेस पे वाई एक्सेस है, वहाँ पे उनकी न्यूट्रिएंट्स की परसेंट अवेलेबिलिटी है। तो आयरन और मैंगनीज अगर आप गौर करें तो वो जितनी पीएच लो होगी, यानी कि एसिडिक होगी, तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी या अल्कलाइन होती जाएगी, तो उनकी अवेलेबिलिटी आयरन और मैंगनीज की कम होती है। बिल्कुल इसके अपोजिट है कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, कि वो हाई पीएच पे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और जबकि लो पीएच पे उनकी अवेलेबिलिटी कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज की जो है वो कम हो सकती है। इसका दूसरे लफ्जों में मतलब ये है कि जो अल्कलाइन सॉइल्स हैं वहाँ पे आयरन मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, और जो एसिडिक सॉइल्स हैं वहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज की मोलिब्डेनम की जो है वो कमी हो सकती है। अब बाकी के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कॉपर है, जिंक है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बोरान और पोटाशियम, इनका तकरीबन तमाम का पीएच ऑप्टिमम जो है वो तकरीबन 5.5 से 6.5 7 के दरमियान में है। और ये अगर पीएच लो होगी तो इनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, और पीएच अगर हाई भी होती है तो भी इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है। इनका पीएच ऑप्टिमम तकरीबन स्लाइट एसिडिक सॉइल्स टू नियर जो आपका कह लें कि न्यूट्रल
जो पीएच है सॉइल की, वहां पे इनकी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो ये तो एक होगी सॉइल पीएच, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को जो है इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा जमीन के अंदर और भी बहुत से ऐसे कह लेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें न्यूट्रिएंट रिटेंशन कम होगी। क्लेई सॉइल है तो उसमें न्यूट्रिएंट रिटेंशन ज्यादा होगी। अगर उसमें कुछ मिनरल्स ऐसे हैं, उसकी जो पेरेंट मटेरियल सॉइल का ऐसा है कि जो कैटाइंस को फिक्स कर लेता है, ठीक है, तो वहां पे भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम होगी। ठीक है। अगर सॉइल की ड्रेनेज अच्छी नहीं है, सॉइल में जैसे सैंडी सॉइल है उसमें ड्रेनेज, उसकी बहुत ज़्यादा ड्रेनेज है, उसमें लीचिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट कम अवेलेबल होंगे। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपने फसल कौन सी लगा रहे हैं। कुछ फसलें हैं जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी उस ज़मीन को एग्जॉस्ट कर देंगी। ठीक है। और कुछ फसलें ऐसी हैं जो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट को ऐड करती हैं, जैसे लेग्यूम्स हैं, वो नाइट्रोजन ऐड करती हैं। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो जमीन के अंदर फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करती हैं। इसके अलावा जमीन के अंदर जो उसका जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है सॉइल के अंदर, कि उसके माइक्रोब्स कौन से हैं, क्या उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करें या फास्फोरस या पोटाशियम को सॉल्युबलाइज करें और अवेलेबल करें। ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा पानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि ज़मीन के अंदर अगर पानी सफिशिएंट अवेलेबल है तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा अवेलेबल होंगे, उसमें डिजॉल्व होंगे। और अगर ज़मीन में पानी की कमी है तो ड्राई कंडीशन में बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि अनअवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह अगर पानी बहुत ज़्यादा है, जैसे वाटर लॉग कंडीशंस हैं, तो भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अनअवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं, जैसे क्या, जैसे कल्टीवेशन का आपका पैटर्न क्या है, कि क्या आप उसमें फसल काटने के बाद रेजिड्यू दोबारा ऐड करते हैं, टिलेज करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा सॉइल के अंदर कार्बन की मिकदार कितनी है, वो भी सॉइल के अंदर जो सॉइल कार्बन है वो भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इम्पेक्ट करती है। इसके अलावा आप अपने खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं या नहीं डालते। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर जब भी न्यूट्रिएंट्स की कमी वाकई होती है जमीन के अंदर, तो हम अपनी फसल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए और अच्छी पैदावार लेने के लिए फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है, ये तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली हम एज ए फर्टिलाइजर अपनी ज़मीन में ऐड करते हैं, ताकि जो है ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जा सके। एनपीके के अलावा भी बाकी मुख्तलिफ रीजन में, जहाँ कहीं पे हम बोरान भी अप्लाई करते हैं, जिंक भी ऐड करते हैं, कुछ एरिया में सल्फर भी ऐड करते हैं, कैल्शियम भी ऐड करते हैं, कुछ एरिया में मैग्नीशियम भी ऐड करते हैं, और आयरन भी हम कुछ एरियाज में, जहाँ अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया है, और फसल के मुताबिक और ज़मीन में कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो कम है, उसके मुताबिक हम डिफरेंट किस्म की फर्टिलाइजर जो हैं वो हम ऐड करते हैं। अब जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उसके बारे में भी कह लें कि जो पहला सवाल जहन में आता है कि कितना फर्टिलाइजर जो है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर जो है वो हमारी जो फसल लगा रहे हैं उसकी अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है। तो इसमें भी बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिटरमिन करते हैं कि कौन सी फसल को कौन सी और कितनी खाद चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि कुछ फसलें ऐसी हैं, जैसे गंदम है, इसकी जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो एक आप समझ लें कि एवरेज है। बाकी जो आलू है, शुगर केन है, मेज है, कॉटन है, इवन राइस है, ये वो फसलें हैं जो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं। इनको इनका क्योंकि बायोमास बहुत ज़्यादा होता है तो इनको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ फर्टिलाइज़र भी हमें ज़्यादा डालना पड़ता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र एडिशन करना, जो फर्टिलाइज़र हम ऐड करते हैं वो डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर आपकी सॉइल टाइप क्या है, सॉइल की पीएच क्या है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसी है। इसके अलावा जो है
एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या जो एडिशनल खाद आप डाल रहे हैं उसका कोई एडेड बेनिफिट भी है। मीन्स कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक बैग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको कोई रिकमेंड करता है कि आप 2 बैग यूरिया के डालें, तो ये फार्मर को सोचना भी चाहिए और वो सोचता भी होगा कि ये मैं एडिशनल 1 बैग डाल रहा हूँ, क्या उससे मेरी पैदावार डबल हो जाएगी। और अगर तो एक एडिशनल बैग डालने से उसकी पैदावार में कोई खातर खा इजाफा ना हो, उसके मुनाफे में कोई इजाफा ना हो, तो यकीनी तौर पे फार्मर को वो एक्स्ट्रा खाद नहीं डालनी चाहिए। इसके अलावा जमीन के अंदर बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे बहुत से कैटाइंस हैं, वो एक दूसरे को उस एंटागोनाइज करते हैं। बहुत से एनाइंस हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को एंटागोनाइज करते हैं। मींस के वो अपटेक होने के लिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। और जो सॉइल के अंदर जो जैसे कैटाइन एक्सचेंज साइट्स हैं क्ले पार्टिकल्स के ऊपर, डिफरेंट कैटाइन्स वहां पे बाइंड होने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं। ठीक है। तो ये एक फैक्टर भी है जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी सॉइल में आपको अगर फर्टिलाइजर का आपने प्लान करना है कि कितना फर्टिलाइजर आपने डालना है। अब फर्टिलाइजर हम तकरीबन जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है वो 1960 की दहाई से हमने स्टार्ट किया था। तो तब से अब तक फर्टिलाइजर जो है उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। शुरू में तो हम बनिनो इंसान इसको रियलाइज़ नहीं कर पाए कि फर्टिलाइज़र का कोई नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अब 60 साल गुजर जाने के बाद बहुत से प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि खादों के ज़्यादा इस्तेमाल से, खादों के मुसलसल इस्तेमाल से हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे हमने खादों के इस्तेमाल से जो नेचुरल नाइट्रोजन का साइकिल था, जो नेचुरल फास्फोरस का साइकिल था, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। नतीजा क्या हुआ कि हवा में नाइट्रोजन की मिकदार को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन है हमारी फसलों से, अमोनिया का खराज है हमारी ज़मीनों से और एनिमल से। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड खास तौर पे ये बहुत एक डेंजरस मीथेन गैस, सॉरी, ग्रीन हाउस गैस है जो कि हवा में जाके जो है क्लाइमेट को पोल्यूट करती है। इसके अलावा जो हम हैवी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से बहुत से इलाकों में नाइट्रेट और फास्फेट आयन जो हैं वो उनकी लीचिंग होने की वजह से वो हमारे नीचे ग्राउंड वाटर में चले गए, हमारा वाटर टेबल जो है उन्होंने पोल्यूट कर दिया। इसी तरह सरफेस रन ऑफ की वजह से ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उनमें चले गई, वहां पे जाके उन्होंने यूट्रोफिकेशन कर दी, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा उन्होंने उनके जाने की वजह से एल्गल ग्रोथ हो गई, जिसकी वजह से एक किस्म की वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, सफोकेशन हो गई। तो जो नेचुरल हमारा एनवायरनमेंट था, इन न्यूट्रिएंट की एंट्री की वजह से मुख्तलिफ चैनल के जरिए, पोल्यूशन के जरिए ओवरऑल जो हमारा कह लें कि जो नेचुरल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है। और इस वजह से हमें बहुत से एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े, और जिनमें ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। अब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जब से हमने शुरू किया, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया तो हमारी पैदावार बढ़ गई फसलों की। जब पैदावार बढ़ गई तो जो कहत आते होते थे उनकी उनमें कमी वाकई हुई। जब लोगों की जिंदगियां खुशहाल हुई तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमीज बेहतर होना शुरू हो गई। ठीक है। तो उसी वजह से हमारी आबादी में भी बेपनाह इजाफा हुआ पिछले 60 साल के अंदर। अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, और उनकी जो ज़रूरत है खाने पीने की वो भी उसी हिसाब से डेफिनेटली, जितनी ज़्यादा लोग होंगे तो उनको खाना पीना भी उतनी चाहिए। तो जब खाना पीना उनका पूरा करना है, हमने उनकी खुराक पूरी करनी है, तो आपको फिर फर्टिलाइजर पे और भी ज़्यादा रिलायंस हो गई है। जब फर्टिलाइजर पे और ज़्यादा रिलायंस होगी, फर्टिलाइजर और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो फिर पोल्यूशन में भी इजाफा होगा। या अगर आप नीचे ये एक छोटा सा टेबल देखें कि सन 1960 में हमने नाइट्रोजन 10 टीराग्राम यूज़ की, जो कि आज अगर हम ये, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ग्राफ पुराना है, 2030-40 लिखा हुआ है कि 120 टीराग्राम नाइट्रोजन इस्तेमाल होगी 2030-40 में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज 2020 में ही हम इस टारगेट पे पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे तो प्रोजेक्टेड है कि अगले 10-15 साल में कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर चुके हैं।
तो आने वाले दिनों में आबादी हमारी कम होनी नहीं जा रही, आबादी मजीद बढ़ेगी। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 में हम, आज अगर 7.7 बिलियन है, तो 2050 में हम तकरीबन 10 बिलियन होंगे इस प्लेनेट पे। तो जैसे ही हमारी आबादी बढ़ेगी तो हमारी खुराक की जरूरत भी बढ़ेगी, और इसी तरह हम, हमारा जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है वो चलता रहेगा। तो नेक्स्ट जो है वो हम, जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है वो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही प्लांट के अंदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। प्लांट के अंदर ये चौथा बड़ा एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी के अंदर तकरीबन जो प्लांट का बायोमास है, ड्राई वेट बेसिस पे तकरीबन 2 से 5% तक जो है नाइट्रोजन प्लांट बॉडी के अंदर पाई जा सकती है। जिस तरह प्लांट के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, इसी तरह हमारे ओवरऑल कोराइज में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी अगर कंपोजिशन देखें तो उसमें 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए, एनिमल्स और ह्यूमन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। इसी तरह प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि तमाम प्रोटीन्स नाइट्रोजन से बनी होती हैं, और नाइट प्रोटीन्स क्योंकि अमाइनो एसिड से बनी होती हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है। इसी तरह हमारा जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जैसे डीएनए है, आरएनए है, वो भी नाइट्रोजन का बना होता है। इसके अलावा प्लांट के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट मालिक्यूल है क्लोरोफिल, जो कि तमाम फूड को प्रोड्यूस करता है, उसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसलिए प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल होना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अब नाइट्रोजन जो है हमारे कुरर्स में बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है। उसमें एक तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जैसे ही बायोमास डिकम्पोज होता है तो वो पहले अमाइड्स बनते हैं, जिसको हम यूरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन है। इसके अलावा जब वो मजीद कन्वर्जन होती है तो आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अमोनियम, अमोनियम आयन में या अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है, एलिमेंटल नाइट्रोजन जिसे हम कहते हैं N2 की फॉर्म में, ये इसको हम मालिकुलर नाइट्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, और ये हवा में बड़ी मिकदार में पाई जाती है। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। ये जब हम खाद्य इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्स्ट्रा इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का खराज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा केमिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती है। इसके अलावा डिफरेंट जो इंटरमीडिएटरी फॉर्म्स हैं, नाइट्राइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रेट्स, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हवा में, पानी में, और ज़मीन के अंदर, और इंसानों के अंदर या प्लांट्स के अंदर ये फॉर्म्स पाई जाती हैं। अब प्लांट की नाइट्रोजन न्यूट्रिशन के हवाले से एक बड़ा ही में बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है जब हम नाइट्रोजन का जो है न्यूट्रिशन करते हैं। अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, नाइट्रोजन हम ज़्यादा डाल दें, उसके भी नुकसानात हैं। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, उसके भी नुकसानात हैं। ना सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसानात हैं, प्लांट्स को भी नुकसानात हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल कर दें तो क्या होगा कि प्लांट ऐसे कह लें कि लग्जरियसली ग्रो करेगा। उसकी ग्रोथ, जैसे हम ओवर ईटिंग कर लें तो हम भी मोटे हो जाएंगे, इसी तरह जब प्लांट की हम ओवर ईटिंग करवाते हैं नाइट्रोजन की, तो प्लांट क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा बायोमास इकट्ठा कर लेता है। प्लांट का जो हाइट है, स्टेम है, वो बड़ा हो जाता है, पत्ते साइज गेन कर लेंगे। ओवरऑल जो प्लांट है, एक किस्म का सक्कुलेंट उसकी नेचर हो जाएगी। उसकी जो सनेसेंस है वो डिले हो जाएगी। नॉर्मली जो एनुअल क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, जैसे गंदम है, चावल है, तो वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करने कंप्लीट करने के बाद जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट करता है तो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन ज्यादा डाल देंगे तो वो क्या होगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ लंबी हो जाएगी। ठीक है, वो एक्सटेंड हो जाएगी, और जो सीनेसेंस है, जो एंड पे मेच्योरिटी है, वो डिले हो जाएगी। ठीक है, ना सिर्फ मेच्योरिटी डिले होगी, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी लॉजिंग हो सकती है, उन पे इंसेक्ट पेस्ट का अटैक, क्योंकि प्लांट बहुत ज्यादा लग्जोरियस किस्म की ग्रोथ कर रहा होगा तो वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट पेस्ट को। तो उसकी वजह से हमारी क्रॉप
हमें को फायदा इतना शायद ना दे जितना नुकसान देने का इस्तेमाल है। इसी तरह अगर नाइट्रोजन हमने जितनी ज़रूरत है प्लांट को उससे कम डाली, तो डेफिनेटली, क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरोफिल का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो पत्ते पीले हो जाएंगे, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल खत्म हो गया या कम हो गया है। जब क्लोरोफिल कम हो जाएगा तो प्लांट नई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, नई फूड प्रोड्यूस नहीं होगी, तो नतीजतन प्लांट की ग्रोथ भी स्टंटेड होगी और प्लांट की जो है यील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी और प्लांट बहुत जल्दी मेच्योरिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, प्लांट्स की कोशिश होती है कि अपनी मेच्योरिटी को जो है वो इंश्योर करे। अभी हमने बात की कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे कोरार्स में, बायोस्फीयर में, ज़मीन के अंदर भी है, सॉइल के अंदर भी है, एटमॉस्फेयर में, पानी में, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तमाम जानदारों के अंदर जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। और ये नाइट्रोजन जो है, अब कह लें कि साइकिल होती रहती है। जो नाइट्रोजन आप में और मुझ में आज है, जब हमारी बॉडी डिकम्पोज होंगी तो वो दोबारा ज़मीन में चले जाएंगी या हवा में चले जाएंगी, तो वहां से वो अगले ऑर्गेनिज्म में या वो अगली किसी जगह पे चली जाएंगी। तो ये नाइट्रोजन मुसलसल जो है वो साइकिल होती रहती है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं इस सारे प्रोसेस में। जैसे हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन के जरिए जमीन पे आती है, वो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के जरिए आती है, वो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के जरिए आती है। ठीक है, इसी तरह जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो उसको प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अलावा जो प्लांट नाइट्रोजन जमीन से अब्जॉर्ब करते हैं वो उसको इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, यानी कि बायोमास में, प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं। उस बायोमास को इंसान खाते हैं, जानवर खाते हैं। ठीक है, तो जब जानवर और इंसान वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या वो मर जाते हैं तो डिकम्पोज होते हैं, तो वो प्रोटीन जब वो बायोमास दोबारा मिनरलाइज होता है और दोबारा इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है जो कि जमीन में ऐड हो जाता है। तो ये एक साइकिल है जो मुसलसल जो है चलता रहता है। इस साइकिल में पहला जो इम्पोर्टेंट इसमें एक प्रोसेस है वो है मिनरलाइजेशन का। मिनरलाइजेशन में होता ये है कि जो एनिमल मेन्योर है या ह्यूमन वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो बेसिकली उसमें अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स होती हैं। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो जब ज़मीन में ऐड होते हैं तो ज़मीन के अंदर बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उस प्रोटीन को एनर्जी हासिल करने के लिए वो उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब जब डिकम्पोज करते हैं तो वो प्रोटीन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब बेसिकली जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें प्रोटीन्स डिकम्पोज होके एंड पे अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें दो स्टेप्स हैं, एक एमिनाइजेशन का और दूसरा है अमोनिफिकेशन का। एमिनाइजेशन में सिंपल ये होता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होती है और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अमाइड्स कह लें कि एक इंटरमीडिएटरी फॉर्म है अमोनिया अमोनिया के दरमियान और अमाइनो एसिड्स के दरमियान। और अमोनिफिकेशन में वही अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डिकम्पोज होके मजीद उसमें एनर्जी रिलीज करते हैं और अमोनिया की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो अमोनियम आइन है या अमोनिया गैस है, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रोजन की, जबकि जो प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स हैं वो आप उसको ऑर्गेनिक फॉर्म कह सकते हैं। अब जब अमोनिया में जो है प्रोटीन डिकम्पोज हो जाती है, अमोनियम बन जाती है, तो ये अमोनिया जो जमीन के अंदर ऐड हुई है, या तो इसको प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये कैटाइन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो ज़मीन में मिनरल्स हैं उन पे, उनकी सतह पे ये एड्जॉर्ब भी हो सकती है या ये फिक्स हो सकती है क्ले मिनरल्स के दरमियान। ठीक है, इसके अलावा कुछ अमोनियम जो आइंस हैं वो अमोनिया गैस बन के हवा में वोलेटाइज भी हो सकते हैं, हो जाते हैं। और कुछ अमोनियम जो है वो डिपेंडिंग ऑन सॉइल कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी, वो नाइट्रिफिकेशन उनकी हो जाती है, वो नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो जमीन के अंदर नाइट्रिफिकेशन का है कि मोस्टली ज़मीनों में जो जैसे कि हमारे पाकिस्तान की ज़मीनें हैं,
कि जैसे ही हम फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जो हम नाइट्रोजन का मेजर सोर्स है वो यूरिया है, हम यूरिया प्रोवाइड करते हैं ज़मीन के अंदर। तो यूरिया अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन है, ठीक है। जैसे हम यूरिया ऐड करते हैं तो हमारी ज़मीनों में वो पानी में डिजॉल्व होने के कुछ ही देर के बाद वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी ज़मीनें अल्कलाइन हैं। अमोनियम जो है वो बेसिकली एसिडिक नेचर का है। अब क्योंकि अल्कलाइन सॉइल है तो उसमें हाइड्रोजन बहुत कम मिकदार में है, तो जैसे ही हम अमोनियम ऐड करते हैं और एरेशन अगर अच्छी हो, हवा के अंदर ऑक्सीजन अच्छी हो, तो वो फौरी तौर पे जो बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, वो अमोनियम आइंस को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें अल्कलाइन पीएच का बहुत बड़ा रोल है। अब ये जो नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, तो जिस तरह अमोनियम की तरह नाइट्रेट भी प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म भी अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और अगर ज़मीन के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो, पानी बहुत मतलब भी अच्छी खासी अमाउंट में अवेलेबल हो, और सॉइल भी सैंडी टाइप की हो, तो वो नाइट्रेट पानी में डिजॉल्व होके लीच डाउन हो सकती है, या सरफेस रन ऑफ के ज़रिए उसका वो जिस जगह हमने डाली है वहाँ से वो उसका नुकसान या लॉस हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रेट के साथ नाइट्रेट जो है, अगर डिपेंडिंग ऑन, अगर हमारी ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है, या वाटर लॉग कंडीशंस हैं, या फ्लडेड कंडीशंस हैं, या ज़मीन की एरिएशन अच्छी नहीं है, तो वो नाइट्रेट जो है डी नाइट्रीफाई भी हो सकती है। डी नाइट्रिफिकेशन का मतलब है कि नाइट्रेट दोबारा एलिमेंटल नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट हो जाएगी और गैस की फॉर्म में ज़मीन से वो हवा में चली जाएगी। तो ये प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन का है। तो वो ज़मीनें जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, जब आप किसी ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा लगा देंगे, वो बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो जाएगी, तो तमाम एयर स्पेसेस जो हैं वो पानी फिल कर लेता है, जिसकी वजह से ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि माइक्रोब्स भी हैं, प्लांट की रूट्स भी हैं, वो सब रेस्पिरेशन कर रही हैं, सब ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रही हैं, थोड़े ही अरसे, कुछ ही घंटों के बाद जमीन में एनारोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो जमीन के अंदर जो डिजॉल्व नाइट्रेट है वो फिर डीनाइट्रीफाई होना शुरू हो जाती है। बेसिकली जमीन के अंदर बैक्टीरिया हैं, अगर जब ऑक्सीजन नहीं होती तो वो फिर नाइट्रेट को एज ए ऑक्सीजन सोर्स लेते हैं ताकि वो अपना जो काम है उसको कंप्लीट कर सकें। तो नाइट्रेट फौरी तौर पे अपने ऑक्सीजन लॉस कर देती है बैक्टीरिया को। जब नाइट्रेट डीनाइट्रीफाई होती है, वो एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, तो वो इजीली फिर हवा में गैस बन के उड़ जाती है। अब नाइट्रेट आयन है वो तो गैस नहीं बन सकता, लेकिन जब वो डीनाइट्रीफाई हो जाता है तो N2 की फॉर्म में जो है वो हवा में जा सकती है। अ, एक और प्रोसेस जो है जब हम जमीन में खाद ऐड करते हैं, वह है वोलेटिलाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जब भी आपने यूरिया खाद डालनी है, तो या तो खाद डालने के फौरन बाद आप पानी लगा दें, या खड़े पानी में यूरिया का छटा दें। और यूरिया का इस्तेमाल आप सुबह के टाइम करें या शाम के टाइम करें, जब टेम्परेचर कम होता है, धूप कम होती है। क्योंकि जब भी टेम्परेचर हाई होता है और पानी कम होता है, तो नाइट्रेट, सॉरी, जो यूरिया है वो फौरी तौर पे अमोनियम आयन बना के उसको अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जहाँ जैसे हमारी ज़मीनें हैं, हाई अल्कलाइन साइल्स हैं, हाई पीएच है, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है वो स्टिमुलेट करता है अमोनियम आइंस की अमोनिया गैस में कन्वर्जन, और अमोनिया गैस जो है वो फौरी तौर पे हवा में उड़ जाती है। इसका अगर आपने तजर्बा करना हो तो यूरिया को थोड़ी देर धूप में रखें, और उसमें पानी ना डालें, तो वो डिजॉल्व होने की बजाय वो यूरिया जो है वो हवा में आपको उड़ती हुई नजर आएगी। तो इसमें यूरिएज एंजाइम काम करता है। इसके अलावा अमोनिया की यूटिलाइजेशन जो एनिमल जो यूरिन करते हैं, या जो वो एनिमल मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से भी अमोनियम, उसमें भी बहुत ज़्यादा अमोनिया होती है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस का अखराज होता है। तो अमोनिया गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये उतनी डेंजरस नहीं है जितनी नाइट्रस ऑक्साइड है। अच्छा जी, हम बाकी इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी तक इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।